बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 2026 के पेपर में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए हैं और 2027 के लिए जो होंगे वो फिर हम दोबारा देखेंगे नई वीडियोस। तो सबसे पहला जो बड़ा ही अहम सवाल पेपर में पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमारी एक्सरसाइज का बी पार्ट भी इसी में शामिल है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वही होता है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलता रहे, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते रहें। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, ये सिंगल डायरेक्शन में होता है और इसी को हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं, यही मुकम्मल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं हुआ करता। दूसरा सवाल अगर हम देखें तो डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो हम ऑब्जर्व कर सकें बाय नेकेड आई, हमें नज़र आ रहे हों, जैसे कि किसी भी रिएक्शन में कलर चेंज हो जाता है या गैस रिलीज होती है, इनको हम मैक्रो कहते हैं। और वो वाले फिनोमिनन जो इवेंट्स से हमें हमारी आंख देखने से कासिर होती है उन्हें हम माइक्रो कहते हैं, जैसे कि मालिक्यूल टूट रहे हैं, बांड टूट रहे हैं, बांड बन रहे हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। इज इट डायनेमिक और स्टैटिक। एक तो इस तरह से ये सवाल बनेगा, फिर स्लैश डाला है मैंने। दूसरा, व्हाट इज मेंट बाय स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि एक्सरसाइज का ए क्वेश्चन है। और तीसरा ये इस तरह से पूछा जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी तीनों तरह के क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही है। ये जो इक्विलिब्रियम हम स्टडी करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिक नहीं होता रिएक्शंस के अंदर, बल्कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चल रहा होता है, मगर दोनों का रेट बराबर होता है, रफ्तार बराबर होती है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती हैं। लगता ऐसे है जैसे रिएक्शन चल ही नहीं रहा। चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज का डी है। 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, हमने 10th में भी पढ़ी थी और ये इधर भी मौजूद हैं, आप इन्हें रीड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, क्विक चेक 8.3 का ये पार्ट है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही फेज में हों, जैसे कि इस अमोनिया सिंथेसिस के केस में नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंगल फेज में नहीं होते, जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा सवाल है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर्स एट 100 डिग्री। बिल्कुल 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो है अगर आप ढक देते हैं किसको, किसी भी वेसल को ढक्कन से, तो उसमें एवेपोरेशन भी होती रहेगी, कंडेंसेशन भी होती रहेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन चलता रहेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन मैं क्या पढ़ाऊँ, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है और फर्स्ट ईयर में भी, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन का रेट उसके प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। ये इसका प्रूफ भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन है, ये हमारा क्विक चेक है, पूछा जा सकता है आपसे। ये जैसे रिएक्शन है आइंस का, इसमें आपने जो है ना केसी निकालना है, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप देख लेंगे, पहले भी आपने पढ़े हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैव यूनिट फॉर सम रिएक्शन बट नॉट फॉर अदर। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके यूनिट्स होते हैं केसी के, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए केसी के यूनिट नहीं होते। तो इसमें एक ही राय है कि अगर, बल्कि दो राय हैं, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हों तो फिर तो वो कट जाएंगे ना आपस में, क्योंकि रेशो है। तो केसी हैज़ नो यूनिट। और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर ना होंगे तो फिर जो है ना उसके यूनिट होंगे, और यूनिट निकालने का शॉर्टकट फार्मूला ये है, मैंने लेक्चर में भी पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लीचेट्रियल प्रिंसिपल क्या होता है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। लीचेट्रियल प्रिंसिपल यही है कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, आप अगर किसी भी तरीके से उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो थोड़ी देर के बाद कोशिश करेगा कि अपने ऊपर पड़ने वाले इस स्ट्रेस को, इस डिस्टर्बेंस को कम करे, ख़त्म करे, नलीफाई करे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पे क्या असर होता है। अगर आप प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ाएंगे
तो जाहिर है रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उस बढ़ी हुई मिकदार को कम करने के लिए, और अगर आप डिक्रीज करेंगे तो फिर फॉरवर्ड को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये 2-3 तरीक़ों से पूछा जाता है। वाई डज चेंज ऑफ वॉल्यूम डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ गैस रिएक्शन बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या दूसरा नीचे लिखा हुआ है, इस तरीके से भी ये सवाल पूछा जा सकता है। आंसर आपके सामने मौजूद है, आप इसे रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। बिल्कुल ऐसे है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसे हीट चाहिए होती है आगे जाने के लिए, तो आप हीट देते जाएं वो मज़ीद आगे जाएगा, मज़ीद आगे जाएगा, मज़ीद आगे जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना 13, ये क्विक चेक 8.6 है। वैसे तो चांसेस नहीं है इस सवाल के पेपर में आने के, मगर मैंने इसलिए लिखा है कि आपको वो एक ये रिएक्शन दे दे, ठीक है, फिर आगे कहे कि ये रिएक्शन है इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रेशर, तो बताओ ये रिएक्शन आगे को जाएगा या पीछे को जाएगा। एक ही फार्मूला है, एक ही, कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। अब एक ही मिसाल में आपको समझ आ जाएगी। देखें, रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन के मोल हैं और एक जो है वो ऑक्सीजन का मोल है, तो 3 मोल रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, तो प्रोडक्ट के मोल कम हैं। तो इस रिएक्शन में जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड को जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट साइड की तरफ। बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा। वॉल्यूम का उलट असर होता है, यानी अगर प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस सिमत में जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल कम है, तो वॉल्यूम घटाने से उस सिमत में जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल कम है। तो ये चारों जो है इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। 14 क्वेश्चन देखेंगे आप। हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी चेंज कर देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज कर देता है, क्योंकि केसी जो है वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर के बदलने से बदल जाता है। आंसर मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लेना तुम, तुम्हें समझ आ जाएगी। 15वां क्वेश्चन क्या है। हाउ डज चेंज ऑफ प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, या फिर दूसरा यूं भी आ सकता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन अमोनिया सिंथेसिस। तो अमोनिया सिंथेसिस का ये रिएक्शन है, तो इसमें आप अगर चाहते हैं कि आपको अमोनिया ज़्यादा मिले तो प्रेशर बढ़ा दें। बस प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे को जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे को नंबर ऑफ मोल कम है। मैंने अभी अभी बताया है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। एक्सरसाइज का जी क्वेश्चन है कि वाई कैन आइस एट 0 डिग्री मेल्टेड बाय अप्लाइंग प्रेशर विदाउट हीटिंग। Ice has greater volume than water. When pressure is applied, the equilibrium shift toward the side having smaller volume. Therefore, ice melt into the water under high pressure. प्रेशर बढ़ाएंगे तो आइस मेल्ट होना शुरू कर देगी, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम के असर की वजह से। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। वाई डज कैटलिस्ट नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसका कोई असर नहीं है। 18वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एफ पार्ट भी है, क्विक चेक में भी मौजूद है। बड़ा अहम सवाल है कि वाई डू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेज इक्विलिब्रियम। देखें भाई, शुरू में तो रिएक्शन का रेट बड़ा फास्ट होता है, मगर जैसे ही वक्त गुजरता जाता है तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार कम होती है। लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है ना कि रिएक्टेंट अगर घटते जाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी कम होती जाएगी। या पढ़ लीजिएगा, 3 पॉइंट्स हैं, इनको समझ आ जाएगी आपको। तो एक और भी क्वेश्चन है 19वां के PCl5 के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें। ये ऊपर भी आ चुका है, यहाँ भी फिर से मैंने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आज के लेक्चर की आखिरी बात क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से कौन कौन से आएंगे। शॉर्ट जितने में आ सकते हैं मैंने पॉसिबल बता दिए, इनमें से हट के नहीं आएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन एक तो करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम ये आ सकता है, दूसरा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये आ सकता है, तीसरा लॉ ऑफ मास एक्शन आ सकता है, चौथा ली शैट्रेल प्रिंसिपल आ सकता है। अब ली शैट्रेल प्रिंसिपल पूरा नहीं आएगा, उसमें से कोई से 2-3 इफेक्ट आपसे पूछेगा। कंसंट्रेशन का पूछे उसकी मर्जी, वो आपसे पूछे टेम्परेचर का पूछे उसकी मर्जी, आपसे वो वॉल्यूम और प्रेशर का पूछे या फिर कैटलिस्ट वाली बात पूछे। उसके बाद एक सजेशन है मेरी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में हैं 3, 4, 5, 6 इनको ज़रूर करें। ये हैं तो न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं तो नहीं, मगर आ भी सकते हैं। मेरा ऐसे ना 6 सेंस मेरी काम करती है कि इसमें से माइट भी पॉसिबल कि वो न्यूमेरिकल पूछ ले, क्योंकि जो उसने हमें मॉडल पेपर दिया ना उसमें तो चैप्टर नंबर 9 से न्यूमेरिकल है, मगर ये वाले न्यूमेरिकल थोड़े से मुझे ऐसे थोड़ा सा ऐसे दिमाग क्लिक करता है कि माइट भी पॉसिबल। तो एहतियातन कर लें, ना करें तो कोई हर्ज नहीं है, आप बेशक इसको काट दें।